जब आप NaCl को पानी में डालते हैं, लेट्स से ये वाटर है, हमने इस NaCl को जिसकी एक लैटिस है पानी में डाल दिया, ये जो ही आपने इसको पानी में डाला, इट डिजॉल्व्स इन वाटर। तो क्या होता है कि पानी से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अपनी लैटिस को ब्रेक कर लेता है। यानी सोडियम क्लोराइड जो है ना, आयनिक कंपाउंड, absorbs energy from water and breaks very small percentage of lattice. Energy from water equal to lattice energy and breaks a very small percentage of lattice. And breaks very small percentage lattice. So ionic compound ये करेगा कि absorbs energy equal to from water equal to lattice energy and breaks very small. जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, नंबर से बात समझाते हैं। पानी इसको कितनी एनर्जी देगा? पानी इसको देगा 786 किलो जूल पर मोल, क्योंकि 786 या 784 किलो जूल पर मोल उसकी लैटिस एनर्जी है। तो ये लैटिस है उसकी, तो यही एनर्जी इसको देगा। जब ये एनर्जी देगा तो आपको याद है ये इस तरह था, कहने पॉजिटिव गैस प्लस ये नेगेटिव गैस 1 1 मोल होते हैं, हम इसको 1 1 कंसिडर कर लेते हैं। एक आयन जब दोनों मिलते हैं तो दो आयन मिलके जब एक NaCl बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 786, जिसे लैटिस एनर्जी FnACl कहते हैं, या 784। अब वही एनर्जी अगर वापस दी है आपने, तो वैसे तो एक एक मोल होता है, लेकिन हमने एक एक आयन एज्यूम किया कि एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव से कंबाइन। तो ये जब एब्जॉर्ब होगी तो ये लैटिस क्या हो जाएगी? ये ब्रेक हो जाएगी। तो कितने आयन्स इसमें से अलग हो जाएंगे? सिर्फ दो आयन्स अलग हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं जी दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैटिस की सॉल्युबिलिटी, कि जब भी फर्स्ट स्टेप होगा तो आप कह रहे हैं यही जो लैटिस एनर्जी की इक्वेशन है इसको रिवर्स करके लिख देते हैं कि NaCl absorbs energy from water and breaks to gives what? Na positive and Cl negative. ओके, और ये जो एनर्जी है वो कितनी है? डेल्टा H प्लस 786 किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हुई है। इसे लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं, या डेल्टा H LATT का रिवर्स है ये, -1। ओके, सो ये तो हो गई पहला स्टेप। अब ये जो दो आयंस यहां से अलग हुए हैं, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, सिर्फ दो आयंस इस लैटिस से टूटे हैं। आप कहते हैं जी अब वाटर खुद भी क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये चारों तरफ पानी है, तो वाटर आके इसको सराउंड कर लेता है लाइक दिस। इसको क्या कर लेगा? सराउंड कर लेगा लाइक दिस। इसको सराउंड कर लेगा लाइक दिस। इसको सराउंड कर लेगा लाइक दिस। ये देख, वाटर मॉलिक्यूल जब इसे सराउंड करेगा तो ये Na पॉजिटिव गैस से, इधर देखें, ये जब अलग हुआ था तो ये गैस में आए हैं। तो आप कहते हैं जी वाटर मॉलिक्यूल जब इसे सराउंड करेगा तो ये तो बन जाएगा एक्वस। हम कहते हैं यस, Na पॉजिटिव एक्वस। और ये प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन, और इस दौरान एनर्जी हमेशा रिलीज होती है और उसे कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव। लेट्स से -390 किलो जूल पर मोल होगी। ओके, कितनी एनर्जी रिलीज हुई? -390 किलो जूल पर मोल। ओके, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है डेल्टा एच हाइड्रेशन, विच इज -390 किलो जूल पर मोल। ओके, अब इसमें इसी तरह ये Cl नेगेटिव भी हाइड्रेट होगा। आप कहते हैं हाँ इसको भी तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, सिर्फ फर्क ये होगा कि हाइड्रोजन वाला पार्ट अंदर होगा। ओके, और ये बाहर होगा, तो ये भी बन जाएगा Cl नेगेटिव एक्वस। हम कहते हैं यस, ये देखें Cl नेगेटिव एक्वस डेल्टा H HYD
Your negative is minus 460 kilojoule per mole. Okay, this is the hydration. So chloride ion and Na positive ion, they undergo hydration. अब ये जो हाइड्रेशन है, लेट्स से मैंने अज्यूम करता हूं कि इसकी हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकली है वो है 400, इसकी हाइड्रेशन और ये हमेशा एक्सो होती है 400, तो टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई हाइड्रेशन से, टोटल एनर्जी दोनों आयंस की हाइड्रेशन से, वो है 800. दिस एनर्जी नाउ गोज बैक टू द लैटिस. पानी बार बार एनर्जी नहीं दे सकता, यही जाएगी और दो और आयंस को यहां से तोड़ देगी, तो टोटल एनर्जी कितनी आई 800. दो आयंस और टूट गए. आप कहते हैं जी ये प्रोसेस, फिर वो दो आयंस नीचे आए, फिर वाटर मॉलिक्यूल ने उन्हें आके सराउंड किया. हम कहते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल ने फिर उन्हें सराउंड किया, दो आयंस और यहां से टूट गए, फिर वो 800 रिलीज होगी ना, दैट गोज बैक टू ब्रेक टू मोर आयंस. आप कहते हैं ये प्रोसेस चलता रहता है, हम कहते हैं हाँ ये चलता रहता है. तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको कहूं केस वन क्या है कि इफ डेल्टा एच हाइड्रेशन is greater than lattice energy, हाइड्रेशन ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी है, जो कि इस केस में थी क्योंकि हाइड्रेशन दोनों मिला के 800 थी. तो आप कहते हैं यस, तो फिर आप कहते हैं यस डेल्टा एच वो वाटर सॉल्युबल होगा, क्योंकि इसकी जो, अब एक और बात सुने, अब 800 यहां गई ना, तो 800 सारी तो यूज नहीं हुई, 786 यूज हुई, तो कितनी एक्स्ट्रा थी 14 किलो जूल, दैट गोज आउट, उसे डेल्टा एच एफ सोल्यूशन कहते हैं. तो इसका मतलब है जब हाइड्रेशन लैटिस से बड़ी होगी, लैटिस तोड़ने के बाद कुछ एनर्जी बीकर से बाहर भी चली जाएगी, जिसे आप डेल्टा एच एफ सोल्यूशन कहेंगे, और वो होगी एक्सोथर्मिक, तब वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा. कहता है अगर इसी तरह अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लें, तो लेट से अगर ये दोनों वैल्यूज, ये 400 ये से 300, तो टोटल वैल्यू कितनी होती 700. 700 गोज बैक एंड ब्रेक्स दिस लैटिस. आप कहते हैं ये तो एनफ ही नहीं है, 700 इज नॉट एनफ टू ब्रेक द लैटिस. 700 तो इतनी है ही नहीं कि वो लैटिस को ब्रेक कर सके. तो फिर क्या होगा, आप कहते हैं जी फिर तो ये ब्रेक ही नहीं होगा. इफ डेल्टा एज हाइड्रेशन जो है वो लेस देन लैटिस एनर्जी है, तो फिर डेल्टा एच एफ सोल्यूशन क्या होगी, वो एंडो होगी. और जब वो एंडो होगी तो ये वाटर क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा या पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल. या इनसॉल्युबल होगा या पार्शियली सॉल्युबल होगा, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, कि अगर डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ लैटिस, तो आप कहते हैं जी, और अगर लेस है तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, और अगर ज्यादा है तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, राइट. सो ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये कम है, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मैं मिसाल दी अभी कि ये दोनों मिला के अगर 700 बनते हैं, तो फिर दैट इज नॉट एनफ टू ब्रेक द लैटिस ना, ये ऊपर जाती है तो इट इज नॉट एनफ टू ब्रेक द लैटिस, तो फिर जाहिर है लैटिस नहीं टूटेगी. ये देखो, ये यहां से ऊपर गई, ये भी यहां से ऊपर गई, दैट इज नॉट एनफ टू ब्रेक द लैटिस, सो ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा. ओके, सो दैट इज व्हाई. क्योंकि फिर डिफरेंस क्या होगा, अब लेट से यहां से 400 ऊपर गई, यहां से, और यहां से 300 ऊपर गई, दोनों मिला के कितनी हुई 700. लैटिस ब्रेक करने के लिए कितनी चाहिए 784, विच इज नॉट सफिशिएंट. तो आप कहते हैं 84 बाहर से आएगी, तब जाके लैटिस ब्रेक होगी, तब जाके और आइंस टूटेंगे. तो आप कहते हैं जी इसका मतलब है कि ये डेल्टा एच सोल्यूशन फिर क्या हो जाएगी, एंडो होगी, तब सॉल्युबल होगा. बाहर से एनर्जी 84 आएगी तो सॉल्युबल होगा, अदरवाइज योर वाटर इनसॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल है. समझ आएगी बात. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, और इस सारे के रिजल्ट में हम ये भी कह रहे हैं, इसका मतलब है जो डेल्टा एच सोल्यूशन है वो तो इन दोनों का डिफरेंस हो गई ना. व्हाट इज डेल्टा एच सोल्यूशन, डेल्टा एच सोल्यूशन इज बेसिकली द डिफरेंस. किस चीज का डिफरेंस है, वो डिफरेंस है डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन माइनस डेल्टा एच ऑफ लैटिस. ओके, वो हाइड्रेशन माइनस लैटिस है. ओके, वो हाइड्रेशन माइनस लैटिस एनर्जी है. यस, यस, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं. अब इसका मतलब है, अब दोबारा से सुनिए, एक सेल्फ सफिशिएंट प्रोसेस, उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, वही आगे डिसॉल्व करती है. इसलिए देखना, अब हम ये कहना चाह रहा हूं मैं कि इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आप एक सॉल्ट लेते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, अब आप कह रहे हैं ये सब सॉल्ट्स हैं, ये 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 ये, जब आप इसको पानी में डालेंगे, आप कह रहे हैं इसकी जो एक लैटिस एनर्जी होगी, जो भी होगी, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी ये पानी से लेगा और दो आयंस अलग कर देगा। पहले दो आयंस अलग करना किसका काम है? पानी का काम है। वो दोनों आयंस अलग हो जाएंगे, लेकिन वो गैसियस स्टेट में अलग होंगे। फिर आप कहते हैं पानी दूसरे स्टेप पे इनको आके सराउंड करेगा, इन दोनों को, और जब पानी इनको आके सराउंड करेगा तो ये एक्वस हो जाएंगे। अब यहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस डिसाइड्स कि सॉल्युबिलिटी होनी है या नहीं होगी। अगर ये एनर्जी जो कि डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सल्फेट आइन है और डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आइन है, दोनों मिला के अगर डेल्टा एच ऑफ लैटिस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट से बड़े हैं तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन अगर कम है तो सॉल्युबल नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट में ये बड़े हैं, और लेकिन बेरियम सल्फेट में क्या होता है आपको पता है? जब पहले स्टेप में ये टूटता है, बेरियम आइन बनते हैं, सल्फेट आइन बनते हैं, तो जब बेरियम और सल्फेट आयन हाइड्रेट होते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती। अगर उसकी लैटिस एनर्जी लेट से एज्यूम के 2000 किलो जूल है, तो जब ये हाइड्रेट होंगे बेरियम आयन और सल्फेट आयन, तो ये दोनों मिला के जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो 1600 है दोनों। तो आप कहते हैं वो तो एनफ नहीं है टू ब्रेक द फर्दर पार्ट ऑफ लैटिस। तो इसलिए बेरियम सल्फेट के केस में लेट से ये लैटिस है, तो आप कहते हैं जी पहले दो आयंस तो यहां वाले तो तोड़ दिए थे, ये बेरियम आयन था, ये सल्फेट आयन था, ये दो आयन तो तोड़ दिए वाटर ने, ये दोनों, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं चला। जब आगे प्रोसेस नहीं चला, आगे बेरियम आयन, आगे सल्फेट आयन, ये नहीं चल सके, नहीं आयोनाइज हुए, तो आप कहते हैं जी वो वाटर क्या होगा? ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि बाकी लैटिस नहीं टूटती, क्योंकि वो 1600 थी, चाहिए कितनी थी? 2000। वो 2000 का डिफरेंस अगर बाहर से 400 देंगे तो लैटिस ब्रेक हो सकेगी, और बाहर से जो एनर्जी आती है जाती है उसे डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। तो इन दैट केस सोल्यूशन एंडोथर्मिक होनी चाहिए। सो इन शॉर्ट आपको समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं, कि किसी भी, हम कहते हैं, आपको याद है हम ओ लेवल से रिटर्न आते हैं कि आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, 99%। सिर्फ जैसे बेरियम का सल्फेट हो गया, कैल्शियम का सल्फेट हो गया, लेड का सल्फेट हो गया, सिल्वर का क्लोराइड हो गया, लेड का क्लोराइड हो गया, कुछ रटा मारा ना हमने ओ लेवल में, ये जो इनसॉल्युबल होते हैं। आप कहते हैं ये जो इनसॉल्युबल है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनसॉल्युबल है, ये जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सारे इनसॉल्युबल क्यों हैं? क्योंकि जब ये आयंस हाइड्रेट होते हैं, जब हाइड्रेट होके इनके कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन जब हाइड्रेट होते हैं, तो उससे रिलीज होने वाली जो एनर्जी होती है वो एनफ नहीं होती कि वो उसी की लैटिस को ब्रेक कर सके, जिसकी वजह से ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं तो आप कहते हैं वो इसीलिए पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, जो जो ये है, अगर कोई जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, जैसे NaCl है, जब आप इनको देखते हैं तो हम कहते हैं यार दैट इज द अदर वे अराउंड। जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो इनकी लैटिस ब्रेक होती है, तो इनके आयंस जब हाइड्रेट होते हैं तो वो इतनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं कि वो लैटिस के अगले अगले पार्ट को ब्रेक कर देते हैं, राइट। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन, कि उसके आयनिक कंपाउंड के जो आयंस पानी में डिसॉल्व हुए, क्या वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रेशन से कि उसकी फर्दर पार्ट ऑफ लैटिस को ब्रेक कर सके। अगर करेंगे तो सॉल्युबल, और अगर नहीं करेंगे तो वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा। और डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन देख के आप कैसे डिसाइड करते हैं? आप कहते हैं जी डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन देख के हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन ऑफ लेट्स से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज +3 किलो जूल पर मोल, तो इसका मतलब है सोल्यूशन तो वो एनर्जी है ना जो डिफरेंस दे रही है, तो ये बाहर से जा रही है, आप कहते हैं नहीं जी ये इनसॉल्युबल होगा या पार्शली सॉल्युबल होगा। आपके माइंड में वो सारी चल पड़ती है ना, कि या तो ये इनसॉल्युबल होगा या पार्शली सॉल्युबल होगा, कि आपके माइंड में वो सारी चीज चल पड़ती है कि क्या होगा, कैसे होगा, राइट। और इसी तरह अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन जो है, जैसे स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है, ये अगर लेट से -47 किलो जूल पर मोल है, तो ये क्या होगी? ये सॉल्युबल होगी, ठीक है। और क्योंकि -47 का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर आ रही है, हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसने लैटिस ब्रेक भी की है, और 47 किलो जूल पर मोल बच भी गई है और वो बाहर आ गई है, इसलिए ये क्या है? ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। सो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन को देख के आपने आइंदा से डिसाइड करना होगा ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। अब जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी सवाल भी आपने पूछा, मैं उसको एलाबरेट कर लूं। अब आपने एक सॉल्ट डाला पानी में, लेट से ये सॉल्ट एक्स है, मैंने आपको इसका नाम नहीं बताया, मैंने इसको पानी में डाला यूं,
और पानी हॉट हो गया, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया। आप समझ जाए कि ये रिएक्शन की डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एक्सो है और ये वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ा है। अब अगर आप इसको ऐसे सॉल्ट को अगर आप हॉट वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। याद रखना, अगर आप इसको हॉट वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। सो दिस काइंड ऑफ सॉल्ट जो है इज, जिसकी डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एक्सो होती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी विद द टेम्परेचर डिक्रीज करती है। हम जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व नहीं होती, उसको गर्म करो वो डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जिन जो सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होंगे उनकी डेल्टा सोल्यूशन एक्सो होगी। दिस काइंड ऑफ सॉल्ट जो होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ओके। हाँ, अगर अदर वे राउंड है, अगर लेट से मैंने एक सॉल्ट वाई डाला पानी में और उसकी सॉल्युबिलिटी तो हुई लेकिन बहुत थोड़ी सी, ज्यादा सॉल्ट यहाँ नीचे रह गया, और मैंने देखा ये टेम्परेचर फॉल हुआ, इसका मतलब है इसकी डेल्टा एच सोल्यूशन क्या थी, एंडो थी। इसका टेम्परेचर बढ़ाने से आप कह रहे हैं, हाँ, जब कोई प्रोसेस की डेल्टा एच एंडो होती है तो आप कहते हैं एंडो फेवर करता है हाई टेम्परेचर को। एंडो किससे फेवर होता है, हाई टेम्परेचर से। और एक्सो किससे फेवर होता है, लो टेम्परेचर से। ओके, एंडो हाई टेम्परेचर से और एक्सो किससे, लो टेम्परेचर से, राइट। सो जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप कहते हैं जी ये सोल्यूशन की एंडोथर्मिक हो जाएगी, हाई टेम्परेचर होगा तो उतना ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, राइट। सो ये बात आपने याद रखनी है कि जिनकी डेल्टा जब सोल्यूशन एंडो होगी वो टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा सॉल्युबल होंगे, जिनकी डेल्टा जब सोल्यूशन एक्सो होगी वो लो टेम्परेचर को फेवर करते हैं, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल करेंगे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ये जनरली ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी सॉल्ट पानी में दें, अब नमक पानी में गर्म करने से ज्यादा डिसॉल्व होता है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये नमक जो है अगर पानी में ज्यादा डिसॉल्व होता है गर्म करने से तो इसका मतलब है इसकी डेल्टा सोल्यूशन मस्ट बी एंडोथर्मिक। ओके, उसकी डेल्टा सोल्यूशन एंडोथर्मिक होनी चाहिए। ऑलराइट, so this depends on how the delta solution varies with the temperature and how it tells you the solubility of ionic compound, right? Is it clear? यहाँ तक बात समझ आ गई है। सो solubility of ionic compound बेसिकली, और फिर जो ओवरऑल इक्वेशन है वो ये है कि डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन जो होती है वो इक्वल होती है डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन के माइनस डेल्टा एच ऑफ लैटिस के। अब मैं आपको इसका बनवाने लगा हूं साइकिल। अब इसका हैश साइकिल बनाते हैं। आप कहते हैं जी हुआ ये कि बेसिकली आपने सोडियम क्लोराइड लिया सॉलिड स्टेट में, इसको डाला पानी में, तो आप कहते हैं ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। हम कहते हैं यस, ये, और एंडो में आपको पता है ऊपर जाना होता है, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, और ये जो एनर्जी है इसको मैंने क्या नाम दिया, डेल्टा H इज इक्वल टू LDE ऑफ NaCl, लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी। कुछ लोग इसको लैटिस एनर्जी ही बोलते हैं, डेल्टा H ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, क्योंकि लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl -1 है। ओके, -1 मतलब रिवर्स ऑफ लैटिस है ये। ओके, अब इसी तरह आप कहते हैं जी इसका दूसरा स्टेप क्या है, फिर आप कहते हैं जी इसका दूसरा स्टेप ये है कि ये दोनों आइंस हाइड्रेट होते हैं। तो आप कहते हैं जब ये दोनों आइंस हाइड्रेट होंगे तो वो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हम कहते हैं यस, एनर्जी रिलीज होगी, हम कहते हैं यस। ऑल दो इसमें एनर्जी पूरी रिलीज तो नहीं होती मैं, लेकिन साइकिल ज्यादातर इस तरह बनते हैं तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि जब इससे रिलीज हुई, लेट से मैं इधर ही नीचे ले आता हूँ, तो ये तो नीचे आएगा, यस, इसको इतना नीचे ये ले गया मैं, और ये बन गया Na पॉजिटिव एक्वस, और ये हो गई डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन, और ये हो गया डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। ये दोनों बन गए। ओके, और ओवरऑल इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखें, यहां से यहां, ये डायरेक्ट, ये डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl। ऑल्दो ये एक्सो नहीं है लेकिन मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये एक्सो है, इसीलिए मैं ओवरऑल यहाँ नीचे लेके गया हूँ। अगर एंडो हो तो ये NaCl और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव समवेयर यहाँ होने चाहिए।
एक्चुअली में इसके इधर ही है, बट मैंने अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने आपको बताया क्लियरली कि ये इसका एनर्जी साइकिल बनेगा, राइट। कि जब भी पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा और फिर जब हाइड्रेट होंगे नीचे आएगा, तो पहले Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव गैस बनते हैं और फिर वो हाइड्रेट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल उनको आके सराउंड करते हैं और फिर वो बन जाते हैं Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। बाकी दोनों प्रोसेस एक्सो हैं, इसलिए एरो नीचे जाता है। पहला प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड ब्रेकिंग द लैटिस एंडो है, इसलिए एरो ऊपर जाता है। ओके। और ये जो डायरेक्ट है यहाँ से यहाँ सॉलिड से एक्वस, उसे आप सोल्यूशन कहते हैं, राइट। सो आप इनको अगर इक्वेशंस वाइज लिखें तो पहला जो स्टेप 1 है ये वाला जो है, ये लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी, NaCl सॉलिड गिव्स अस Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस। और ये एनर्जी किसके इक्वल है, डेल्टा H लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी रिवर्स ऑफ लैटिस। फिर दूसरा स्टेप में क्या हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। दूसरे स्टेप में दो इक्वेशंस है, एक Na पॉजिटिव पहले हाइड्रेट होगा पानी में, H2O गिव्स अस Na पॉजिटिव एक्वस, और दूसरे में Cl नेगेटिव गैस हाइड्रेट होगा और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव एक्वस। ये डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन है ऑफ Na पॉजिटिव, ये डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। ओके, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स से ये -390 किलो जूल पर मोल है, ये लेट्स से -370 360 किलो जूल पर मोल है। ये दोनों, ये तीन बेसिकली इक्वेशंस होती हैं, जिनमें से पहले स्टेप में लैटिस ब्रेक होती है और दूसरे स्टेप में आपने देखा गैसेस आइन टर्न इनटू एक्वासाइंस, ये हाइड्रेट होते हैं। इन दोनों की मिला के एनर्जी जो है ऐड करके बड़ी होनी चाहिए इससे, तो वो सॉल्युबल होता है, और अगर ना हो तो फिर वो इनसॉल्युबल होता है। और जब बड़ी होती है तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एक्सो हो जाती है, और जब बड़ी नहीं होती तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एंडो हो जाती है, राइट। इन दिस वे वी डिसाइड कि ये सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है, और ये उसकी इक्वेशंस हो गई, ये इसका एनर्जी साइकिल हो गया, राइट। अब इसी चीज को अगर आप डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए तीनों की, ठीक है, तीन तीन इन्वॉल्व है ना, एक लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व है और एक हाइड्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व है और एक सोल्यूशन इन्वॉल्व है। अब तीनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पहला आ जाते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस, वो मैं अभी दोबारा नहीं लिखवा रहा, सिर्फ बताऊंगा कि हमने की हुई है पिछले पार्ट में। तो पहली है एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस, जिसे डेल्टा H LATT बोलते हैं। वो है व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव गैसियस साइंस एंड, राइट। तो जब भी वन मोल ऑफ गैस सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव गैसियस साइंस, ये किया हुआ पहले रिस्पेक्टिव गैसियस साइंस। दूसरी है एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, delta H HYD HYD. It is enthalpy released when, ये रिलीज क्योंकि हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, when 1 mole of gaseous ion dissolved in excess of water, dissolved in excess of water to make infinite dilute solution, to make infinite dilute solution। इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए जो एनर्जी होती है, जिसे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ये एक लास्ट सेंटेंस ऐड कर देते हैं, टू मेक इन्फिनिट जनरली व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर, जैसे Na पॉजिटिव गैस प्लस H2O, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी Na पॉजिटिव एक्वस बनाने में, उसे हाइड्रेशन ऑफ दिस, और इसी तरह Cl नेगेटिव एक्वस प्लस, और ये एनर्जी जो हाइड्रेशन है बच्चों, ये दोनों वही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपको पता है जब डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन जो है ना, ये बिल्कुल वही उन दो फैक्टर्स पे जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ आयंस होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ आयन होती है। आप समझ सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये Na पॉजिटिव है,
ठीक है, ये इतना बड़ा आयन है, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम है, ये आरबी पॉजिटिव है, ये इतना बड़ा आयन है। तो आप कहते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल आके सराउंड करेगा तो ऑब्वियसली ये वाटर है, तो आप कहते हैं यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, फर्क होगा उसमें जो यहाँ डेवलप होगी उसमें, ये। तो आप कहते हैं जी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वीकर होगी, क्योंकि वो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है ना, तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। वही चार्ज तो वही है, वन पॉजिटिव बड़े एरिया पे स्कैटर हो गया, वन पॉजिटिव है स्मॉलर एरिया पे स्कैटर हो गया, तो आप कहते हैं यहाँ लेस अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन molecules of water and iron due to less charge density. और यहाँ क्या है, चार्ज वही है, वॉल्यूम कम है, तो हाई चार्ज डेंसिटी, सीडी मतलब चार्ज डेंसिटी, तो आप कहते हैं रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स बिटवीन वाटर एंड केटाइन, जिससे क्या होगा, मोर एनर्जी रिलीज्ड, मोर एनर्जी रिलीज्ड। इसी तरह अगर मैं इसको Na पॉजिटिव की जाए Mg2 पॉजिटिव ले लूं बच्चों, तो आप कहते हैं यहाँ तो फिर चार्ज भी इवन और रेडियस कम हो गया, चलो रेडियस को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, तो आप कहते हैं अब जो वाटर और इसके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो ये बच्चों क्वेश्चन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जरूर डिस्कस करना है। आप कहते हैं इसकी तो बहुत ही हाई चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि चार्ज भी ज्यादा और वॉल्यूम कम है, तो आप कहते हैं मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, सो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Mg2 positive is greater than delta H of hydration of Na positive, which is greater than delta H of hydration of Rb positive. Okay, so directly proportional to charge और inversely proportional to radius होती है। और तीसरी डेफिनेशन है इंथैल्पी चेंज ऑफ या स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन? आप कहते हैं इट इज इंथैल्पी चेंज। अब ये सॉल्यूशन एक्सो एंडो दोनों होती है ना, हाइड्रेशन सिर्फ एक्सो थी इसलिए हमने उसको इंथैल्पी रिलीज्ड का, ये दोनों होती है ना, इसलिए आप इसको कहेंगे इट इज द इंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस। इट इज इंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस when 1 mole of, अब गैसियस आयन नहीं, 1 mole of ionic solid dissolved in, बाकी सारी वही है, dissolved in excess of water to make infinite dilute solution. To make infinite dilute solution under the standard conditions, अगर standard enthalpy change हो तो, right? Okay, we'll continue this। 1 मिनट जरा सब्र कीजिएगा, इसको लिख रहे हैं, मैं एक्सप्लेन
जी बच्चों, लिख लिया आपने? कोई चीज पूछने वाली है तो बताएं, नहीं तो मैं शेयर कर रहा हूँ फाइल क्वेश्चन। सर शेयर करते हैं।